हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवेल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बाइली जिंगवेई से होती है, जो ए पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वह अपने अधीनस्थ को निर्देश देते हैं कि वह चीजू में एक विश्वसनीय व्यक्ति को भेजे। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति गु ईफान के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं। हालांकि गु ईफान को मरा हुआ माना जाता है, लेकिन बाइली जिंगवेई एक ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसके प्रति सम्मान के कारण उसकी असली पहचान का पता लगाने के लिए दृढ़ हैं। बाइली जिंगवेई शंगवन फेयुन को समझाते हैं कि गु ईफान एक चतुर रणनीतिकार होने के नाते अपनी पहचान छिपा सकता है, लेकिन हर विवरण को नहीं गढ़ेगा। उसकी उत्पत्ति का सच उसे बेहतर समझने के लिए महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। बाइली जिंगवेई गु यीफान की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं और सोचते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद गु यीफान एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। दृश्य स्नो कवर्ड विल्डरनेस ड्यूरिंग अ हार्श विंटर में बदल जाता है। जोफान एक लंबा और दृढ़ व्यक्ति में चलते हुए दिखाई देता है। वह अपने घायल बेटे एंशंट थर्ड सन को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। कठोर ठंड और अपनी कमज़ोर स्थिति के बावजूद जोफान अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ महीनों में जोफान ने अपने ऊर्जा और स्वास्थ्य की कुर्बानी दी है, अपने बेटे की स्थिति को धीमा करने और उसकी जान बचाने के लिए औषधियाँ बनाई हैं। हालांकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है, खून बह रहा है और वह शक्ति खो रहा है। स्नोस्टॉर्म के बीच संघर्ष करते हुए जोफान अपने बेटे को आश्वस्त करते हैं कि वे जूजिन सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां एक टेलीपोर्टेशन अरे उन्हें तुरंत चीजों ले जा सकता है। अपने बेटे के विरोध के बावजूद, जो अपने पिता की बिगड़ती स्थिति से चिंतित है, जोफान दृढ़ रहते हैं। उनका संकल्प अटूट है, भले ही उनका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगे। अंततः जोफान से गिर जाते हैं और वह और उनका बेटा बर्फ के नीचे बेहोश हो जाते हैं। दृश्य उदास है क्योंकि उनकी हल्की सी सांसें मुश्किल से महसूस होती हैं और उनके शरीर पूरी तरह से जमने के करीब हैं। एट दिस क्रिटिकल मोमेंट एक, जिसे पावरफुल स्पिरिट बीस्ट्स खींच रहे हैं, में से गुजरती है। अंदर एक युवा महिला हल्के की गंध को महसूस करती है और अपनी सेविका च्वियर को जांचने का आदेश देती है। च्वियर शुरू में संदेह करती है, लेकिन फिर में खोज शुरू करती है और जोफान और उनके बेटे को बर्फ के नीचे खोज लेती है। हालांकि पुरुषों को महिला के मेन लाने के सामाजिक मानदंडों को लेकर झिझकती है, च्वियर अपनी मालकिन के आदेश का पालन करती है और दोनों को बचा लेती है। महिला तुरंत इलाज का आग्रह करती है, उनकी जान बचाने को रीति रिवाजों से अधिक प्राथमिकता देती है। कहानी जोफान और उनके बेटे के की गर्माहट में लाए जाने के साथ समाप्त होती है, क्योंकि बर्फीले तूफान के बीच अपनी यात्रा जारी रखती है, पीछे खून से सना रास्ता और जीवित रहने की हल्की उम्मीद छोड़ती है। कथा में दृढ़ता, पिता और पुत्र के बंधन और अजनबियों की दयालुता के विषयों को दर्शाया गया है। दृश्य एक कठोर बर्फीले जंगल में घटित होता है, जहां जोफान कमज़ोर और थका हुआ अपने गंभीर रूप से घायल बेटे को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसके बेटे के कमज़ोर विरोध उनके कठिन हालात को उजागर करते हैं। वे अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं और जोफान मुश्किल से अपनी ताकत बनाए रख पा रहा है। जोफान्स डिटर्मिनेशन अपनी बिगड़ती हालत और लगभग अजेय बाधाओं के बावजूद जोफान हार मानने से इनकार करता है। उसका योजना जूजिन सिटी तक पहुंचने पर निर्भर करती है, जहां एक टेलीपोर्टेशन अरे उन्हें जल्दी से चिज़ाओ ले जा सकता है। हालांकि उसका बेटा इस योजना की अव्यावहारिकता को राजनीतिक और नौकरशाही बाधाओं के कारण रेखांकित करता है, जो उनकी स्थिति को भगोड़ों के रूप में और भी नाजुक बनाता है। लेकिन जोफान अडिग रहता है और जिद करता है कि वे एक रास्ता ज़रूर निकालेंगे, जो उसकी अदम्य दृढ़ता को दर्शाता है। द जर्नीज स्ट्रगल्स। जोफान की यात्रा सहन शक्ति की एक कड़ी परीक्षा बन जाती है। घंटों तक वह बर्फीले तूफान में घिसटता रहता है। हर कदम के साथ उसका शरीर कमज़ोर होता जाता है। उसका बेटा, जो घायल और धीरे धीरे ठंड के आगे हार मान रहा है,
बेहोश होने से पहले आभार व्यक्त करता है। अपने बेटे की बिगड़ती हालत से अनजान, जुओ फान केवल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ता रहता है। कोलैप्स एंड डिस्पेयर। घंटों की न खत्म होने वाली कोशिशों के बाद जुओ फान्स शरीर अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। वह बर्फ में गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और उसका बेटा अब भी उसकी पीठ पर है। यह कहानी उनकी दुर्दशा को जीवंत रूप में दर्शाती है। लड़के का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उनके शरीर बर्फीले तूफान के नीचे दब जाते हैं और उनका रास्ता प्रकृति की उदासीनता के कारण मिट जाता है। सेटिंग एंड इंट्रोडक्शन दृश्य एक शानदार से शुरू होता है, जिसे 3 विशाल 3 हेडेड स्पिरिट बीस्ट्स खींच रहे हैं। ये बर्फीले तूफान के बावजूद कुछ ही पलों में किलोमीटर का सफ़र तय करने में सक्षम है। यह न केवल परिष्कार और विलासिता का प्रतीक है, बल्कि इसके भीतर एक पिंक लुअन टेंट है, जहाँ से एक धूपदान से मीठी सुगंध निकल रही है और एन ऑरा ऑफ एलिगेंस इस कठोर वातावरण में भी स्पष्ट रूप से झलक रही है। डिस्कवरी ऑफ ट्रबल। जब बर्फ में तेज़ गति से दौड़ रही होती है, तभी अंदर से एक सख्त आवाज़ यात्रा को अचानक रोक देती है। यह आवाज़ एक युवा महिला की है, जो परिष्कृत और दृढ़ है। उसे लगता है कि उसने बर्फ में खून की उपस्थिति महसूस की है। उसकी सहायक चुइयर के संदेह के बावजूद वह महिला अपनी चिकित्सा के अनुभव और खून की अनोखी गंध का हवाला देते हुए जांच करने पर जोर देती है। द सर्च एंड रेस्क्यू चुइयर, जो एक जोशीली और कुछ हद तक चुलबुली सहायक है, अनिच्छा से अपनी मालकिन के आदेश का पालन करती है। बर्फ में खोज करते समय वह अनपेक्षित रूप से 2 आकृतियों को बर्फ के नीचे दबा हुआ पाती है, एक वयस्क और एक बच्चा। वयस्क बेहोश है और बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसका खून लगातार बह रहा है। चुइयर अपनी मालकिन की तीव्र अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करती है, साथ ही उनकी स्थिति की भयावह वास्तविकता को स्वीकार करती है। अर्जेंसी एंड कंपैशन। युवा महिला तुरंत आदेश देती है कि घायल जोड़ी को उपचार के लिए में लाया जाए। यह उसकी निर्णायक और दयालु स्वभाव को दर्शाता है। हालांकि चुइयर झिझकती है और इस विलासितापूर्ण में पुरुषों को लाने के बारे में चिंता व्यक्त करती है, जिसमें पहले कभी किसी पुरुष को जगह नहीं दी गई थी। लेकिन युवा महिला इन नियमों को दरकिनार कर देती है और जिंदगियों को बचाने को प्राथमिकता देती है। रेस्क्यू ऑपरेशन। अपने आदेशों का पालन करते हुए चुइयर घायल जोड़ी को में ले जाती है और यात्रा फिर से शुरू होती है। कहानी एक डरावनी छवि छोड़ती है, जहां ब्लड स्टेन्ड स्नो ताज़ी बर्फ से ढंककर धीरे धीरे गायब हो जाती है। यह जीवन की क्षणभंगुरता और समय की निष्ठुर गति को उजागर करता है। इन अ वार्म कैरेज। जुओ फान और उनका गंभीर रूप से घायल बेटा जुइयर नाम की एक सेविका द्वारा बिना किसी सम्मान के गाड़ी के बीच और बाहरी हॉल में रखा जाता है। वह हल्के खेत के साथ चाइल्ड्स ब्लड के पर दाग लगाने की बात करती है। पर्दे के पीछे गाड़ी की अदृश्य और शांत महिला इस चिंता को खारिज कर देती है, यह कहते हुए कि जीवन अनमोल है और दाग को आसानी से साफ किया जा सकता है। वह महिला, जो एक रहस्यमय व्यक्तित्व है, पर्दे के पीछे से एक लाल धागा निकालती है, जो जुओ फान की कलाई के चारों ओर लिपट जाता है, मानो उसकी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए। वह निष्कर्ष निकालती है कि उसकी गंभीर स्थिति अधिक परिश्रम और बीमारी से होने वाली थकावट के कारण है। वह जुइयर को रेस्टोरेटिव पिल देने का निर्देश देती है, इस विश्वास के साथ कि कुछ आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा। जुइयर आदेश का पालन करती है, लेकिन जुओ फान की एक्सट्रीम फिजिकल स्टेट को देखकर चकित हो जाती है, यह सोचते हुए कि इतनी शक्तिशाली हस्ती इस प्रकार की थकावट का शिकार कैसे हो सकती है। महिला समझाती है कि कभी कभी शक्तिशाली व्यक्तियों को भी खुद को अधिक श्रम करना पड़ता है, खासकर तब जब वे कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। वह अनुमान लगाती है कि जुओ फान की यह हालत उनके बेटे से संबंधित हो सकती है। वह लाल धागा बच्चे की ओर बढ़ाती है और जल्दी ही एक गंभीर समस्या को पहचानती है। बच्चे के शरीर में 2 परस्पर विरोधी ऊर्जाएं हैं, जो विनाश कर रही हैं और उसके घाव को ठीक होने से रोक रही हैं। उसके खून का बहाव इतना गंभीर है कि उसका जीवन तुरंत खतरे में है। चिंतित होकर वह जुइयर को ब्लड कोआगुलेटिंग पिल देने का आदेश देती है। उनकी कोशिशों के बावजूद द पिल फेल्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग।
बच्चे के घाव में मौजूद ऊर्जाएं दवा की शक्ति पर हावी हो जाती हैं और उसकी स्थिति को और भी खराब कर देती हैं। महिला हार न मानते हुए जुयर को 7वें स्तर की अधिक शक्तिशाली हीलिंग पिल देने का निर्देश देती है। हालांकि यह भी विफल हो जाती है क्योंकि अराजक ऊर्जाएं दवा की शक्ति को समाप्त कर देती हैं और रक्तस्राव और तेजी से बढ़ जाता है। महिला और जुयर तेजी से चिंतित हो जाती हैं क्योंकि लड़के को स्थिर करने के उनके प्रयास उलटे पड़ते हैं और उसकी गंभीर स्थिति और भी खराब हो जाती है। दृश्य विडंबना के साथ समाप्त होता है। अगर जो फान होश में होता तो वह इन दोनों महिलाओं को उनकी अच्छी नीयत के बावजूद स्थिति को और बिगाड़ने के लिए निश्चित रूप से डांटता। हालांकि उन्हें कहाँ पता था कि यह चाइल्ड्स इंजरी इतना अजीब होगा। इस समय स्थिति को और अधिक गंभीर होते हुए देखकर न केवल दासी बल्कि घूंघट वाली महिला भी वास्तव में चिंतित हो गईं। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक के साथ महिला ने जल्दी से आदेश दिया और दासी ने एलिक्सर निकालकर थर्ड सन को देना शुरू किया। हालांकि पहले जैसा ही था और यह बिगड़ता जा रहा था। आखिरकार शाओ संजीज घाव से खून बह रहा था और उसने गाड़ी में कंबल को लाल रंग में रंग दिया था। यह दृश्य देखकर नार वास्तव में चिंतित हो गई और तुरंत कहा, मिस, हमें क्या करना चाहिए? यह बच्चा हमारे द्वारा और भारी हो रहा है। हाँ, इस बच्चे की चोट के साथ क्या हो रहा है यह ठीक करना तो दूर की बात है। द यंग लेडी इन द वेल का चेहरा भी गंभीर था, लेकिन अचानक उसने कुछ सोचा और पूछा, यह असंभव है। क्या इस बच्चे की चोट कॉज्ड बाय द स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड फोर्स है? अगर ऐसा है तो यह गलत होगा। हालांकि द एक्सकैलिबर क्रिएटेड द इंजरी, इलाज धीमा हुआ था, लेकिन यह इलाज न होने के बिंदु तक नहीं पहुंचता। क्यों? मिस, क्यों मत पूछिए। मुझे डर है कि अगर हम इस बड़े पल में जाग गए और यह छोटा बच्चा मर गया तो हमसे पूछेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि वह केवल एक देवता है, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके मुंह के कोने में एक हल्की सी मायूसी आ गई और उसका चेहरा कड़वा दिखने लगा। लेकिन मिस किंगयू, अगर पहला नाम बिगड़ गया, अगर मैं अभी उन्हें बचाता तो अच्छा होता। चुप्पी छा गई। पर्दे में कोई शब्द नहीं था और कुछ देर बाद आप चुपचाप बोले, किसी की जान बचाना, विन द 7 लेवल फ्लोटिंग। अगर मुरोंग शुए ने नहीं देखा होता तो मैं भी नहीं देखता। क्या यह मुझे बचा नहीं सकता? गिरावट, इसे और इसे इस बच्चे पर लगा दो। क्या? यह सुनकर तुरंत चौंकी हुई गिरावट ने डरते हुए कहा, बेलहल जेल? कोई बात नहीं, यह बहुत कीमती है। अ मिरेकल मेडिसिन टू क्योर ट्रॉमा। हम इस बार बीजो गए थे और दूसरों से बात की थी, तब जाकर थोड़ी सी मिली थी, लेकिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसे घर वाले के लिए तैयार किया गया था, अप्रत्याशित ज़रूरतों के लिए, और इसे बाहर के किसी को देना कैसे संभव है? यह अफसोस की बात है। बिना कुछ कहे घूंघट वाली महिला भी शायद कुछ सोच रही थी, लेकिन अंत में उसने निर्णय लिया, कब से मेरी मेडिकल इमॉर्टल मुरोंगशुए गो आउट टू डाई। इस बार फिर भी एक बच्चा, हालांकि बेहाई जल कीमती है, फिर भी भविष्य में इसे फिर से लिया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे की जान नहीं बचाई तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। और विद द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्डर ब्रदर, इस बेहाई जेल का इस्तेमाल करने के लिए मुझे नहीं पता कि कौन सा साल और महीना आएगा। ये कहने के बाद, लेकिन अगर इस खजाने का इस्तेमाल किया गया और बच्चा फिर भी नहीं बचा तो क्या यह बर्बाद नहीं होगा? ऐसा क्यों होगा? एलिक्सर इज़ यूज्ड टू सेव लाइव्स। एक हल्की हंसी के साथ मुरोंगशुए बहुत सहज दिखी, न खुश थी न दुखी, और मरमराई, क्यूटर, क्या तुम दवा नहीं ले रहे हो? आखिरकार मैं एक महिला हूँ या तुम एक महिला हो, मेरे शब्दों को भी नहीं सुनते। उसके मुंह के कोने में हल्का सा संकोच था और वह बहुत ही अनिच्छुक था, लेकिन घूंघट वाली महिला की आवाज़ सुनकर कोई उपाय नहीं था। उसने झिझकते हुए अंगूठी से एक सुस्त घड़ा निकाला, धीरे से घड़े का ढक्कन खोला और थोड़ा सा झुकाकर सफ़ेद घोल की एक धारा धीरे धीरे अंदर से बहने लगी, जो शरीर से साफ होकर एक खुशबू फैला रही थी और गुसंतान के घायल हाथ पर गिर रही थी। एक क्षण में एक अजीब चीज़ हुई। जहाँ भी घोल गिरा, द ब्लड फ्लोइंग बाहर की दिशा में रुक गया और एक भी बूंद बाहर नहीं निकल सकी। अंत में जब घोल ने घाव को ढक लिया
तो वह धीरे धीरे जम गया। फिर यह तेजी से पपड़ी बना और सख्त हो गया, जिससे बाहर बहने की संभावना कम हो गई। और घाव के चारों ओर अजीब ऊर्जा अभी भी उलझी हुई थी। यह चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रही थी जो सर्कुलेटिंग ब्लड को रोक रही थी। लेकिन अचानक एक चांदी की चमक कटी और जल्दी से उन्हें दबा दिया, और फिर से किसी भी ताकत का संकेत नहीं दिखा। केवल झरझराती हुई सिल्वर ब्रिलियंस चमक रही थी, और फिर धीरे धीरे बॉडी ऑफ श्याओ संजी में समाहित हो गई और गायब हो गई। और श्याओ संजी का हाथ का घाव तुरंत ठीक हो गया, जैसे उसने कभी चोट नहीं खाई हो। उसकी त्वचा नरम हो गई और टूट सकती थी। यह दृश्य देखकर कुलर तुरंत प्रसन्न हो गई और चिल्लाई, मिस, सफलता, इस बच्चे की जान वापस आ गई। हाँ, यह बेलहाल जेल सच में दुनिया का अद्भुत चमत्कार है, एक उपचार का पवित्र उत्पाद जिसका अच्छा नाम है। एक लंबी सांस ली और महिला ने राहत की सांस ली और आह भरी। बस खुशी के बाद यह दिल दुखाने वाला था, और उस घड़े को छूते हुए जिसमें अधिकांश घोल चला गया था, टुएर थोड़ी देर के लिए उदास हो गई। अफसोस, बस इस तरह 10 लाख शिला पवित्र आत्मा पत्थर जा चुके हैं। चलो वापस चलते हैं, तुम उग्र नहीं हो सकते। हाँ 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 हाँ, मेरा बड़ा भाई एक सुरुचिपूर्ण व्यक्ति है। अगर हम जानते हैं कि इसे जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वह गुस्से में नहीं आएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है। 10 मिलियन। ओह ओह, चेहरे पर अफसोस है। जुअर का मुंह बिना किसी मदद के हिल रहा था, और फिर कभी कभी वह साइड में देखता था और अभी भी बेहोश था, पूरी तरह से इस बात से अनजान था कि झुओ फैन की स्थिति बाहर ताव में क्या है। हे वह बड़ा, तुम हमें 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स कर्जी हो, याद रखना कि इसे वापस करना। पफ। ये टिप्पणी सुनकर पर्दे से एक हंसी आई। दुलरडो, वह एक अकॉर्डिंग टू द रेल्म ऑफ द रेल्म है। वहाँ 10 मिलियन स्टोन स्पिरिट स्टोन्स कैसे हो सकते हैं? शीएन इसे रिपोर्ट नहीं करता जब तक वह जागता नहीं है। बस उन्हें पिता और बेटे को भेज दो। यह उनके लिए बहुत सस्ता है। अपना होंठ घुमाकर उसका चेहरा खींच से भरा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस जीवन में किस तरह का आशीर्वाद मांगा है। वे ऐसी गंभीर स्थिति में युवा महिला से मिल सके, उन्हें संकट से उबार सके और न ही भुगतान करें। अगर वे जागते हैं तो देखना कि उनके पास कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं। सभी ले लो, चाहे मच्छरों की तरह ही छोटे क्यों न हो। उन्हें यह नहीं सोचने देना चाहिए कि ऐसा आकाश से गिरा हुआ मटका हर दिन मिल सकता है। यह सुनकर मुरोंग शुए मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। लेकिन वे कैसे सोच सकते थे कि पिता पुत्र, जिन्हें उन्होंने अनजाने में बचाया था, अच्छे लोग नहीं थे, बल्कि राक्षस राजा थे। मजबूरी नहीं, बल्कि स्थानीय तानाशाह थे। संभवतः इसके अलावा उस बेहाइजिल के जुओ फैन उन्हें जो कुछ भी देगा वह उनसे कहीं ज़्यादा होगा जितना उन्होंने सोचा था।